हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। और जितने क्लास हमने पीछे किया है सारे क्लास को आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा और क्वेश्चंस भी आपने बनाए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे स्टेशियोमेट्री पे, और स्टेशियोमेट्री पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया था। स्टेशियोमेट्री पे क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग आ चुके थे परसेंटेज किस पे, तो कल पढ़े थे ना परसेंटेज यील्ड पे, है ना। हमने कल एक कहानी बताया था आपको, गौरी शंकर की कहानी, हम बोले थे याद रखना परसेंटेज यील्ड का। परसेंटेज यील्ड में हम लोग ये चीज़ पढ़े थे कहाँ गया कि ये रहा हमारे पास परसेंटेज यील्ड, यही पढ़े थे ना। गौरी शंकर की कहानी, हमारे पास फॉर्मूला आया था कि एक्चुअल ऑब्लिक एक्सपेरिमेंटल मास बाय एक्सपेक्टेड ऑब्लिक थ्योरेटिकल मास इनटू 100, या फिर से हमने बोला था आप इसको ऐसे याद रखो कि कितना मिला, कितना मिलना चाहिए था, गुना में 100 कर देते तो परसेंटेज आ जाता है। ये हमने बनाया था, कहानी के थ्रू हमने आपको समझाया था। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी और हम लोग इस पर क्वेश्चन भी किए थे, है ना। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, है ना, कि 20 ग्राम डिकम्पोज टू ऑब्टेन 5 ग्राम CO2, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कल कर चुके थे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परसेंटेज प्योरिटी है कहते हैं किसको है, प्रतिशत शुद्धता। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अब ध्यान से सुन लीजिए। परसेंटेज प्योरिटी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, है ना। कॉन्सेंट्रेशन जब हम आपको पूरा पढ़ा देंगे तो हम लोग फिर से आएंगे और एक बार क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर एनालिसिस, और मिक्सचर एनालिसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्टेशियोमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने के टर्म पढ़ने के बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी तक हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े नहीं है ना। तो आज पहले पढ़ते हैं परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी जानने के बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म को। कंसंट्रेशन टर्म जब हम पढ़ लेंगे तो फिर से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर एनालिसिस, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना इस बात का कि ये चीज़ छूट जाएगा वो छूट जाएगा, कुछ छूटने वाला नहीं है। हम लोग का काम है अच्छे से पढ़ना, है ना। और मैं आपको जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप उसको अच्छे से करिए। आपके पास जो भी बुक है, जो भी रेफरेंस बुक है, आप उस बुक के क्वेश्चन को बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए चले आगे, रेडी हैं आप लोग? तो आज का क्या अपने पास परसेंटेज प्योरिटी, प्रतिशत शुद्धता, ठीक है। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज प्योरिटी, है ना। परसेंटेज प्योरिटी, प्रतिशत शुद्धता, है ना। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास कोई सैंपल होगा, कोई भी सैंपल हो सकता है, और इस सैंपल में मोर देन 2 सब्सटेंस हो सके कि इस सैंपल का मास कुछ हो, यस और नो। तो इसमें हो सके कि ये ए और बी से मिलके बना है, किससे मिलके बना, ए और बी से मिलके बना है। तो हो सकता है कि ए और बी दोनों के दोनों प्योर हो, ए और बी दोनों के दोनों इम्प्योर हो, ए की कुछ मात्राएं प्योर हो, बी की कुछ मात्राएं इम्प्योर हो, इस तरीके से। तो इस सैंपल में कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है, इसी चीज़ को हम लोग निकालेंगे किसके थ्रू, परसेंटेज प्योरिटी के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। जैसे कल वाली कहानी देखे थे, तो गौरी क्या करता था, 2 लीटर में कितना लीटर पानी मिलाता था, 2 लीटर। तो टोटल 4 लीटर दूध बनाया, है ना। तो 4 लीटर में बताइए कि परसेंटेज प्योरिटी उसकी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, हाँ। तो प्योर इम्प्योर दोनों है ना, कि आपको जो दूध मिला उसमें प्योर इम्प्योर दोनों है। तो चलो देखो, जब भी हम लोग को परसेंटेज प्योरिटी निकालना हो तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। और कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, बड़ा सिंपल, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस बाय मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इनटू 100। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करने को, इतना ही से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला हम लोग क्या देख रहे हैं, परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, ध्यान से देखो, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस बाय में बोलिए मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ
इम्प्योर सब्सटेंस इनटू में क्या होगा 100। इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत शुद्धता परसेंटेज प्योरिटी बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ का मास है ना, यही प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे में और शुद्ध पदार्थ का द्रव्यमान गुने में 100। डन है, बस इतना करना है, हमारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। लेकिन हाँ, स्टोइचियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को याद रखें। अगर हम स्टोइचियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को भूलते हैं ना तो फिर दिक्कत होगी हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं इस पे जो भी क्वेश्चन होगा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि हमारे पास इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ध्यान से, किधर गया क्वेश्चन, ये रहा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है कि 20 ग्राम KClO3 ऑन हीटिंग गेव 7.45 ग्राम KCl along with O2, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ KClO3। तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है। 20 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर 7.45 ग्राम KCl और O2 की प्राप्ति होती है। KClO3 के प्रतिशत शुद्धता की गणना करें, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, बड़ा ही साधारण हम लोग उपाय लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, अभिक्रिया लिखना है ना। तो चलिए अभिक्रिया लिखते हैं। KClO3 है, बताइए KClO3 को जब हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पे हम लोगों को क्या मिलता था, जल्दी बताइए। गर्म करने पे हम लोगों को क्या मिलता था, KCl और O2, है ना। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस में क्या लिखेंगे O2। बैलेंस करते हैं हम लोग, तो पोटेशियम एक, क्लोरीन एक, इधर ऑक्सीजन 3, इधर 2। तो क्या करें हम लोग, बताइए। लेट अगर हम यहाँ 2 करें तो ये 2 होगा, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 3 2 6। तो यहाँ पर भी कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। डन है, इतना समझने में आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत। आप बताओ कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं। बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारे पास कितना मिला, ये 2 मोल KCl मिला है, तो 2 मोल KCl कब मिला है, जब हम कितना मोल KClO3 को हीटिंग कराए हैं, 2 मोल KClO3 को हीटिंग कराए हैं तब, है ना। कि जब हम 2 मोल KClO3 को हीटिंग कराए हैं तो क्या मिला है बाबू रे, हमको 2 मोल KCl मिला है। ठीक है, तो बतलाइए हमको कि 1 मोल को कराएंगे तो कितना मिलेगा। 1 मोल KCl हमको कब मिलता, आप अपोजिट चलो। 1 मोल KCl हमको कब मिलता, जब 1/2 मोल KClO3 को हीटिंग कराते। यस और नो, जब हम क्या करते, 1/2 मोल KClO3 को हीटिंग कराते तो हमें किसकी प्राप्ति होती, 1 मोल KCl की। अब देखो मास, बताओ कि 2 मोल है तो इस मास कितना होगा, कैलकुलेट करो। तो 2 मोल यानी 35 दूनी 70, लगभग ये मास आपको आ जाएगा 140 कितना 9 लगभग। इसका मास निकालना है ना 2 मोल KCl का, तो 1 मोल का कितना होता है 35.5 प्लस में इसका ले लोगे 39, तो कितना आ जाएगा, यानी 40 और 30 70 4 74 74.5, हाँ ठीक है 149। तो 1 मोल का मास कितना है 149 ग्राम, यानी 149 ग्राम हमको कम मिला है ये, जब 1/2 मोल KClO3 को हीटिंग करा है। अब बताओ KClO3 का मास कितना होगा, तो पोटेशियम है, क्लोरीन है और कितना है ऑक्सीजन, 39 35.5, ऑक्सीजन कितना होगा बाबू रे, तो 3 ऑक्सीजन है तो 16 तिहाई 48, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 9 5 14 8 22 के 2 हाथ में कितना 1 3 3 6 4 10 1 11 112 11 1 12 122.5। तो 1 मोल का, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा बाबू रे, ये हो जाएगा 245 ग्राम। डन, तो यानी 149 ग्राम KCl अगर हमको मिल रहा है तो कितना के विघटन कराने पे, 245 ग्राम KClO3 के विघटन कराने पे। यानी हम लोग पहले रिएक्शन से मोल देखे, मोल से किसको निकाल लिए, हम लोग मास को निकाल लिए, है ना। अब बताओ हम लोग मास निकाल लिए हैं तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं बताइए,
149 ग्राम से 245 ग्राम मिल रहा है, और क्वेश्चन में बाबू रे कितना को ग्राम को हीटिंग करा रहे हैं हम लोग, यानी 20 ग्राम KClO3 को हीटिंग कराया जा रहा है ना। है तो बताइए कि 149 से कितना मिल रहा है, 200 कितना 200 बोलिए 149 से मिल रहा है इतना, तो 1 ग्राम से क्या मिलेगा 245 बट्टे में कितना बाबू रे 149 ग्राम KClO3, और हमको मिला कितना है बाबू रे 20 ग्राम को जब हम हीट कराए तो हमको मिला कितना 7.45 ग्राम KCl मिला। तो बताओ 1 ग्राम से, यानी 1 ग्राम हमको तब मिलेगा जब इतना है, तो बताओ 7.45 ग्राम KCl को हीटिंग कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो 245 149 गुने 7.45 गुने न करेंगे बुआ रे। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आपको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली देगा 12.25 ग्राम। कितना देगा 12.25 ग्राम। आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो हम ये देखे हैं कि हमारे पास 20 ग्राम KClO3 का सैंपल था, जिसको गर्म कराने पर कितना है 7.45 ग्राम KCl, और साथ में O2 भी था। तो हम देखिए कि KCl के अमाउंट कितना मिला है हमको, कितना KClO3 है। प्रतिशत शुद्धता किसकी निकालनी थी, KClO3 की ना, है। तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी अगर निकालना है तो क्या करोगे आप, हमको एक्चुअल मिल गया, ये प्योर मिला है ना, 7.45 ग्राम KCl से कितना KClO3 मिलना था, 12.25 ग्राम KClO3 मिलना था। ये प्योर है, यस और नो। और मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस बोला तो बतलाइए कि इम्प्योर सब्सटेंस का मास कितना लिखोगे, तो हमारे पास कितना को हम करा रहे थे 20 ग्राम को, तो ये प्योर है और ये क्या है आपके पास इम्प्योर है। तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी अगर हमको निकालना हो तो परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो एक्चुअल में कितना ऑब्टेंड हुआ 12.25 अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस का मास कितना है बाबू रे बताओ 20। चलो इसको ना थोड़ा अलग कर लिया जाए, ठीक है, इधर कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, इसको मिटा के, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। कि हम ये कह रहे हैं कि परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या करेंगे बोलिए, तो मास ऑफ प्योर सब्सटेंस बाय मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इनटू में क्या होगा 100। बताओ एक्चुअल में कितना मिला 7.45 ग्राम KCl से कितना ग्राम KClO3 मिला है 12.25 ग्राम। अब बट्टे में प्योर इम्प्योर कितना था 20 गुने में कितना बाबू रे 100। आप इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर है ना, 20 पंचे 100 12 पंचे 60, ये लगभग 60 के आसपास आएगा है ना, 61.25%। ये इसकी प्रतिशत शुद्धता। डन। कुछ नहीं किया हम लोग, पहले अभी क्रिया लिख लिए, फिर हम लोग देख लिए कि रिएक्शन जो हम लोग स्टोइचियोमेट्री लगाते थे नॉर्मली उससे पढ़ लिए कि 2 मोल KClO3 को विघटित कराया था, हमको कितना मिला 2 मोल KCl मिला है। फिर हम देखे कि 2 मोल से 2 मोल मिला है। अच्छा, हमको प्रतिशत शुद्धता किसकी निकालनी थी, तो क्वेश्चन में KClO3 का, तो हम इसके थ्रू क्या निकाल लेते हम लोग कि KClO3 का द्रव्यमान निकाल लेते कि हमको मिल कितना रहा है ना। तो हम बोले कि 2 मोल, अब उल्टा चले कि 2 मोल से 2 मोल मिल रहा है, तो अगर 1 मोल KCl मिलता तो कितना KClO3 होता, यानी 1/2 मोल KClO3 की हीटिंग कराने पे मिलता। तो हम बोले कि बताओ 1 मोल का मास कितना है, तो यहाँ पे देखिए कितना हम लोग 149 ग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल बैलेंसिंग देखे थे है ना। तो 149 ग्राम से कितना मिल रहा था 245 ग्राम मिल रहा था। बताओ 1 ग्राम से कितना मिलेगा 245/149। तो हमको क्वेश्चन में मिल कितना रहा था 7.45। 7.45 से निकाले कितना मिला हमारे पास 12.25, ये एक्चुअल मिलना था। और हमारे पास यानी ये शुद्ध पदार्थ का हो गया और शुद्ध का हमको पता था, निकाल लिए। कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये,
अब देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 20 ग्राम NaHCO3 के नमूने को STP पर गर्म करने पर 2.27 लीटर CO2 की प्राप्ति होती है। अशुद्ध नमूना में किसकी क्या करें, CO2 के प्रतिशत शुद्धता की गणना करें, है ना। और 20 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ NaHCO3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव 2.27 लीटर CO2 एट STP। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। जो हमारे पास अशुद्ध नमूना है उसका क्या निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी। तो चलो आई होप सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। लिख लिए? अगर आप लिख लिए तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा साइड करता हूं। हाँ ठीक, यही रहा क्वेश्चन। तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास, NaHCO3 को हीटिंग कराना। चलो बताओ, अगर NaHCO3 को हीटिंग कराएंगे तो हीटिंग कराने पे क्या देगा बाबू रे। अगर हम NaHCO3 को हीटिंग कराएंगे तो क्या देगा, जल्दी बता। वेरी गुड, Na2CO3 और H2O और CO2। वेरी गुड। तो हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। डन। अब हम लोग संतुलित कर लेते हैं। सोडियम 1 है, सोडियम 2, तो 2 करना पड़ेगा। तो कार्बन 2 हो गया, तो यहाँ भी कार्बन 2 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी 6। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, 2 दूनी 4, और इधर एक कितना, 4, 3, 7 और 1 8, और इधर कितना है, 2 ही है? क्या करें बताइए। तो 2NaHCO3। एक मिनट, यहाँ पे ना ये ज़्यादा, कार्बन 1 1 2 हो ही तो गया। हाँ चलिए बैलेंस है। अब 2 सोडियम, 2 सोडियम, कार्बन 2, कार्बन 1 और 1 2, ऑक्सीजन 3 2 जो 6, तो 3 और 3 6। ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री जो हम लोग सीखे उसका यूज कर लेते हैं। बताओ, अगर हम लोग 2 मोल NaHCO3 को विघटित करते, कितना मोल हमको Na2CO3 मिलता, 1 मोल। H2O कितना मिलता, 1 मोल। और CO2 भी कितना मिलता हमको, 1 मोल मिलता। डन। तो यानी हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन में जो बोला कि 20 ग्राम अशुद्ध गमन के नमूने को गर्म करने पर 2.27 लीटर CO2 की प्राप्ति होती है। अशुद्ध नमूना के प्रतिशत शुद्धता की गणना करें, है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग बतलाइए। इतना तक दे रखा है, आप क्या करोगे बताओ। 2.27 लीटर क्या मिला आपको, CO2 मिला है। तो 2.27 लीटर CO2 गैस है, हमको वॉल्यूम पता है। बताओ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो मोल्स बराबर क्या होगा, मास ऑफ गैस, मास नहीं भाई, मास नहीं, मास नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस जो दे रखा होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन। अब बाय में क्या लिखेंगे, 22.7। तो कितना है, 2.27 डिवाइडेड बाय 22.27 कितना आ जाएगा, सॉरी 22.7 कितना आ जाएगा बाबू रे, 0.1 मोल। ओके, बोले यस और नो। तो बताओ हमको कि अगर 1 मोल CO2, ध्यान से 2 मोल NaHCO3 को हीटिंग किया गया तो कितना मिला है, 1 मोल CO2 मिला है, जो क्वेश्चन में दे दे। अभी सबको छोड़ दो। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि 1 मोल CO2, अब थोड़ा अपोजिट चलना, कि 1 मोल CO2 से क्या हो रहा है बाबू रे, 2 मोल NaHCO3 बन रहा है ना। यस और नो। अपोजिट अगर हम लोग चले तो ये कहेंगे कि 1 मोल CO2 से 2 मोल NaHCO3 बन रहा है। तो बताओ कि कितना मोल हमको मिल रहा था एक्चुअल में, 2.27 लीटर। मोल निकाल लिए तो CO2 का कितना है, 0.1। तो बताइए कि 0.1 मोल CO2 से कितना मिलेगा, 0.2
2 मोल्स क्या मिलेगा बताइए, 0.2 मोल NaHCO3 मिलेगा, है ना। तो बताओ हमको मोल पता चल गया तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मास। तो बताओ मास कितना आएगा, मास ऑफ NaHCO3। तो बोलो मास बराबर क्या होगा, मोल्स इंटू मोलर मास। क्या लिखेंगे, मोल्स इंटू में मोलर मास। बताओ कितना मोल्स है, 0.2। बताओ NaHCO3 का मोलर मास कितना होगा बाबू रे, तो निकालो। तो सोडियम है, एक सोडियम का 23, हाइड्रोजन है एक, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48। तो कितना हो जाएगा 8 और कितना 6, 14 के 4 हाथ में 1, 4 2 6, 1 7 और 1 8, यानी 84 ग्राम इंटू 84 कितना आ जाएगा, ये 16.8 ग्राम। डन। तो ये क्या है, शुद्ध। यानी अब हम यहां से कह सकते हैं कि 1 मोल CO2 को, यानी कि अगर 2 मोल NaCO3 को विघटित कराया गया होगा तो एक्चुअल में कितना मिलना था, 0.1 मोल, जो मिला कितना 1 मोल। तो 0.1 मोल CO2 के लिए कितना NaCO3 की रिक्वायरमेंट थी, 16.8 ग्राम का, है ना। और सैंपल कितना का था, 20 ग्राम का, है ना। तो ये जो आपके पास सैंपल है ये था आपके पास 20 ग्राम का, है ना, दोनों। और इस 20 ग्राम में ये जो मिला आपको प्योर और इम्प्योर दोनों होंगे, शुद्ध और अशुद्ध। बताओ प्योर कितना मिला आपको, 16.8 ग्राम, है ना। तो बतलाओ अगर हमको परसेंटेज प्योरिटी निकालनी हो सैंपल का, तो परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या पढ़े हम लोग, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस बाय मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर कितना मिला 16.8 और इम्प्योर कितना ग्राम था 20 ग्राम, है ना। इनटू में क्या 100, ये जो 20 5 100, 16 5 80, लगभग जो आए उतना परसेंट क्या होगा आपके पास, शुद्धता। तो खैर ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ थोड़ा लगेगा, लेकिन आप 2-4 बार पीछे की क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो हम लोग समय के साथ साथ क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है। डन। चलिए तब तक आपके पास जो भी बुक्स होगा आप क्या काम करेंगे, उस बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछेंगे। तो अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म मैं इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर एनालिसिस पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे चीज़ जरूरी पड़ेगा, साल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, यूडियोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक। तो एक बार हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जान ही लेते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग किसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब। डन। तो चलो देखो, किसका है तुमको इंतजार में, देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसको हिंदी में कहते बाबू हम लोग सांद्रण, है ना। क्या कहते हैं, सांद्रण। अब समझो कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, ठीक। तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो भी सामान खरीदते हैं उसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहता है, ठीक है। अब जैसे आप डेयरी मिल्क खरीदो, उस डेयरी मिल्क के जो रैपर होते हैं, आप उस रैपर पे देखेंगे तो उसमें क्या क्या मिलाया गया है, उसकी कितनी अमाउंट है, उस सब उस पर लिखा हुआ रहता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या समझेंगे, अमाउंट, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। अच्छा अमाउंट कैसा, तो ये अलग अलग टर्म में होता है। तो आप अक्सर देखते होगा कभी कभी कि कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि आप कोई मेडिसिन लगे और मेडिसिन का जो बॉटल है, कोई भी मान के चलो सिरप ले रहे हैं, और सिरप के बॉटल पे पता चला कि लिखा हुआ है कि 0.01%
H2SO4, उसका क्या मतलब है ना? कहीं पे लिखा हुआ है 0.1% W/V मैं एक बात बता रहा हूँ। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ आप देखते हैं, तो ये क्या लिखा है? ये सब कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही सीधे क्या है? अमाउंट। आपको अभी इतना दिमाग में लेकर के चलना है, ओके। तो चलो हम लोग सीखते हैं। देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं। बेसिकली हम लोग 2-3 यूनिट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास यूनिट है, एक फिजिकल यूनिट है और एक केमिकल यूनिट है। बड़ा ध्यान से सुनो, क्लास 12th में जब आप लोग सॉल्यूशन पढ़िएगा तो फिर से ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। एक आपके पास फिजिकल यूनिट है और एक क्या है आपके पास? केमिकल यूनिट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ध्यान से देखो, फिजिकल यूनिट क्या है, केमिकल यूनिट क्या है। अगर चर्चा करें हम लोग फिजिकल यूनिट का, यानी भौतिक मात्रा का, तो इसमें हम लोग ए में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? तो ग्राम पर लीटर। इसको क्या पढ़ा जाता है? ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर कहने का मतलब क्या हो गया बाबू रे? ग्राम प्रति लीटर। ग्राम पहला में हम लोग पढ़ते हैं ग्राम प्रति लीटर, है ना। फिर दूसरा बी में हम लोग 2 पढ़ते हैं, इसको कहते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या है? 2। एक है परसेंटेज W/W, एक है परसेंटेज W/V, है ना। हम लोग एक पढ़ते हैं प्रतिशत द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान, और एक पढ़ते हैं हम लोग प्रतिशत द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब ये दोनों द्रव्यमान किसका है ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फिर सी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ppm। इसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या कहते हैं बाबू रे? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। पढ़ेंगे एक एक करके क्या हो। फिर आप क्या आते हैं? केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं मोलरता। बी में जो पढ़ते हैं हम लोग उसको हम लोग कहते हैं मोलैलिटी, और मोलैलिटी को हिंदी में कहते हैं मोललता। सी में जो हम लोग पढ़ते हैं इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मैलिटी, और नॉर्मैलिटी को हिंदी में कहते हैं बाबू रे नॉर्मलता, ठीक है। फिर डी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को बाबू रे हम लोग मोल अंश या मोल प्रभाज भी कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज भी कहते हैं। फिर एक आता है आपके पास फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को हम लोग फॉर्मलता के नाम से जानते हैं, है ना। फॉर्मेलिटी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? फॉर्मलता के नाम से जानते हैं, ओके। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। तो ये सब पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ों को पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग बिलियन क्या है, ओके। तो आज का क्लास हमारा है बिलियन सॉल्यूशन, ठीक है। किसको कहते हैं हम लोग? बिलियन। आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। बताइए बिलियन क्या है? तो बड़े ही सिंपल से टर्म में बाबू अगर हम लोग कहे तो क्या कहते हैं कि इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द homogeneous mixture of two or more than two substance, दो या दो से दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी
मिश्रण विलयन कहलाता है। अब आप लोग जानते होंगे समांगी मिश्रण क्या है, इतना आप लोगों को पता होगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ये बाय देयर मासेस होते हैं, बाय फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, इन सभी से होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि विलयन में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या क्या देखते हैं हम लोग, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर यानी ग्लूकोज प्लस वाटर, है ना, इथेनॉल प्लस वाटर, यानी अल्कोहल हो गया, है ना। ये पीने के रूप में जो अल्कोहल हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, इथेनॉल ही यूज करते हैं, यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, और क्या क्या जल्दी जल्दी बताओ। सॉल्ट प्लस शुगर प्लस बोलो, चलो लेमन जूस, लेमन जूस प्लस बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बोलो रूआबजा, रूआबजा के बाद क्या बोल दो, जलजीरा। फिर आप क्या डाल दो इसमें, कुछ भी डाल दो, वाटर तो डालना ही होगा, वाटर, है ना। ये एक ही मिक्सर हो गया। ये सब क्या है आपके होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, टू और मोर देन टू सब्सटेंस के। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, विलयन कहते हैं। तो विलयन में क्या बोले बाबूरे कि दो चीज़ हैं। एक क्या है हमारे पास, बोलो बताओ, विलयन में दो चीज़ें, सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलके बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे बाबूरे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कहने का मतलब विलयन। तो विलयन में दो चीज़ें हैं, विलय प्लस विलायक, और विलय और विलायक मिलके किसका निर्माण करेंगे बाबूरे, विलयन का निर्माण करते हैं। विलय क्या होता है, बड़े सिंपल सी टर्म में जानेंगे हम लोग अभी एकदम, जितना हमको यूज है कि सॉलिड। विलय क्या होता है, जो लेस अमाउंट में हो जाता है, जो विलयन में किस में होता है, लेस अमाउंट में। विलायक क्या होता है, जो किस में होते हैं, मोर अमाउंट में। एक छोटा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए आप ये भी समझ सकते हैं, लूज देयर इनिशियल स्टेट, लॉस देयर इनिशियल स्टेट। ये अपने इनिशियल स्टेट को क्या करता है, खो देता है, और इनिशियल स्टेट नॉट चेंज, इनिशियल स्टेट नॉट चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी इसको एक छोटे से एग्जांपल लेकर के पढ़े हम लोग। एग्जांपल लेते हैं एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का। ओके, तो बाबू जी जैसे ही हम बोले कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे कि सॉलिड सब्सटेंस जो होंगे वो किस में डिजॉल्व है, डिजॉल्व इन वाटर। ठोस पदार्थ किस में घुलनशील है बाबू रे, जल में घुलनशील है, ये कहने का मतलब है। ठीक, तो जैसे यहीं पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या, तो ले लेते हैं किसको, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो मिलने से पहले ये क्या है, सॉलिड है, मिलने के बाद ये क्या है, ये मिलने से पहले ये क्या है आपके पास, लिक्विड है ना। तो बतलाइए आप हमको कि जब मिल जाएगा, आप इसको एक कंटेनर में रख देंगे तो क्या दिखेगा आपको, एक सिंगल फेज ही दिखेगा ना, बोलो यस और नो। क्या आपको ये पूरा एक सिंगल फेज में दिखने वाला है कि नहीं, आफ्टर मिक्सिंग ये क्या दिखने वाले, एक सिंगल फेज में दिखने वाले हैं ना। आफ्टर मिक्सिंग ये आपको दिखेंगे सिंगल फेज में, सिंगल फेज। तो बताओ मिलने के बाद क्या सॉल्वेंट का जो विलायक है उसके इनिशियल स्टेट में कोई चेंजेज आई हैं, नहीं ना।
हाँ, तो ये भी कहने का मतलब है। तो याद रखेंगे हम लोग बेसिकली कि जो लेस अमाउंट में वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में वो क्या होता है हमारे पास, सॉल्वेंट होता है। ठीक, ये डिपेंड्स करता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे, अलग अलग तरीके से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, ये सब आप लोग क्लास 8, 9, 10 में खूब पढ़ेंगे, और फिर से हम लोग जब क्लास 12 आएगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास इतना नॉलेज होना जरूरी था, इतना हमने आपको बता दिया। ठीक है, चल आगे चलते। तो सॉल्यूशन में हम लोग जान गए कि विलय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं, और विलयन किसको कहते हैं। तो हम लोग इतना याद रखेंगे कि जिसकी मात्रा कम हो क्या कहलाएगा, विलय, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो क्या कहलाएगा, विलय। हाँ, ये है कि वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर क्या है हमारा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर हमेशा किसका कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। ओके, तो इसमें अब हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कि कैसे कैलकुलेट किस चीज़ को करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन से यूनिट को, फिजिकल यूनिट को। डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप बहुत अच्छे ध्यान से पढ़िए, फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं फिजिकल यूनिट, भौतिक मात्रा। तो फिजिकल यूनिट में हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो आपके सामने आ रहा है बाबू रे, इसको हम लोग कहते हैं ग्राम पर लीटर। क्या रीड करते हैं हम लोग, ग्राम पर लीटर। और ग्राम पर लीटर कहने का मतलब क्या हुआ बाबू रे, ग्राम प्रति लीटर। ओके, तो बताओ हमको कि ग्राम प्रति लीटर क्या कहने का मतलब क्या है। ठीक, देखो कहीं पर भी पर लीटर कहने का मतलब होता है बाबू रे कितना, 1 लीटर। पर सेकंड कहने का मतलब क्या है, 1 सेकंड। पर हेड कहने का मतलब क्या है, 1। आई बात समझ में, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, उसी तरीके से पर लीटर मतलब कितना है, 1 लीटर। ठीक, तो मैं आपसे ये कहूँ अगर कि बाबू रे बताओ कि अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि x ग्राम पर लीटर NaCl है, आप इसका मतलब क्या समझोगे? इसका मतलब ये समझोगे कि एक और चीज़ ये बताने से, चलो मैं बता दूंगा बात में, कि ये मेरे कहने का मतलब है कि x ग्राम पर लीटर NaCl है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? तो इसका मतलब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा यहाँ पे कि सॉल्यूशन जो है ना, कोई भी हो, हमको नहीं पता कि कैसा सॉल्यूशन। हाँ, अब सॉल्यूशन क्या है, अलग अलग प्रकार में एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है। एक को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक को कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक होता है जलीय विलयन, एक होता है अजलीय विलयन। ओके, तो जलीय विलयन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट, विलायक का कार्य कौन करता है बाबू रे, वाटर करता है, उसको जलीय विलयन कहते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, अजलीय विलयन। अजलीय विलयन कौन होंगे बाबू रे, जिसमें सॉल्वेंट का वर्किंग कौन करेगा, अदर देन वाटर, अदर देन वाटर। ओके, अदर देन वाटर अगर है तो क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, तो खैर आपको ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि जब भी हम बोले एक्वस सॉल्यूशन तो आप क्या कहोगे कि सॉल्वेंट यानी विलायक क्या होगा हमारे पास, वाटर। और जब भी हम बोले नॉन एक्वस सॉल्वेंट तो वहाँ पे क्या समझोगे, अदर देन वाटर, यानी कि जल को छोड़ के कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो, तो ये था आपके पास x ग्राम NaCl। तो x ग्राम NaCl का मतलब क्या है बाबू, ध्यान से, कि कोई भी विलयन बन सकता है यहाँ पे, यानी एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विलयन जो बनेगा कितना लीटर है, पर लीटर का मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर विलयन बना है, कितना लीटर बना है, 1 लीटर विलयन बना है। ओके, और इस 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन अकेले तो बना नहीं होगा, तो सॉल्वेंट भी होंगे ना, और सॉल्यूट भी होंगे। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो क्या है आपके पास, NaCl है। क्या है, NaCl। और ये कितना ग्राम NaCl मिला होगा, x ग्राम। कितना ग्राम मिला होगा, x ग्राम मिला होगा, है ना। यानी इसका कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि x ग्राम NaCl 1 लीटर विलयन में घुलनशील है। x ग्राम NaCl 1 लीटर विलयन में क्या है बाबू रे, घुलनशील है। बताओ क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से कि अगर आपको कभी भी आप कोई खरीदे, मान के चलो कि आप गए क्या पीने के लिए, नेस्कैफे का कॉफ़ी, और ये रहा आपका कॉफ़ी का केन। ओके, है ना, जल्दी से भेज देना हमको भी, ठीक है। देखो, तो इस पे अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि इसमें क्या है, तो मान के चलो कि 20 ग्राम पर लीटर
क्या मिला हुआ है, तो C12H22O11 ये। तो आप इसका मतलब क्या समझोगे? आप कॉफ़ी पी रहे हो और उसके डब्बे पे लिखा हुआ है, आप इसका मतलब क्या समझोगे? हाँ, है ना, हम लोग इसका मतलब क्या समझेंगे कि सर इसका मतलब ये है कि ये तो चलो ये किसका फॉर्मूला होता है, शुगर का, शुगर मतलब चीनी का। तो इसका मतलब ये है कि सर बिलियन बना होगा कितना, 1 लीटर, और इस 1 लीटर बिलियन में कितना ग्राम शुगर मिलाया गया होगा, 1 लीटर कॉफ़ी में कितना ग्राम शुगर मिलाया गया होगा, तो 20 ग्राम मिलाया गया होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग इसका मतलब क्या लिखेंगे कि 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम शुगर क्या बाबू रे, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में क्या है, घुलनशील है, 1 लीटर बिलियन में घुलनशील है। बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से कि अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो आप क्या कहोगे? आओ ध्यान से देखो, बताओ ये x ग्राम NaCl, ये x ग्राम NaCl जो है ये क्या था? NaCl क्या था? विलय था, यस और नो? ये क्या था? विलय था। और ये 1 लीटर क्या है? बिलियन का आयतन है, बिलियन का क्या है? आयतन है, यस और नो? तो अगर हमको डेफिनेशन लिखना पड़े ग्राम प्रति लीटर का तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा किसमें? ग्राम में, क्या कहलाता है? ग्राम प्रति लीटर। तो क्या लिखते हैं हम लोग कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में, ग्राम में क्या कहलाता है बाबू रे? ग्राम प्रति लीटर कहलाता है, ग्राम प्रति लीटर कहलाता है। बताइए, बात समझ में आया? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में क्या कहलाती है? ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। बताओ, क्या आप इस बात में समझ पा रहे हो? अच्छा चलो, मैं यहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन दूँ और मैं बोलूँ कि यदि किसी बिलियन का सांद्रण 50 ग्राम प्रति लीटर CaCO3 है तो विलय के मूल की संख्या ज्ञात करें। कैसे निकालोगे? विलय के मूल की संख्या ज्ञात करें, विलय के मूल की संख्या ज्ञात करें। जल्दी आंसर कमेंट करो। तो कैसे निकालोगे? जल्दी आंसर कमेंट करो। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बिलियन का सांद्रण 50 ग्राम प्रति लीटर क्या है? CaCO3 है, तो हमको क्या बताना है? विलय के मूल की संख्या ज्ञात करना है। तो बताइए आंसर कितना आएगा? विलय के मूल की संख्या क्या आएगी? कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले अच्छे से लिख लेंगे, है ना। बताओ 50 ग्राम प्रति लीटर NaCl का मतलब क्या है, सॉरी CaCO3 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि 50 ग्राम CaCO3 1 लीटर बिलियन में क्या है? घुलनशील है ना। तो बताओ ये क्या हो गया? विलय। ये क्या है आपका? विलय। तो हमको विलय का क्या निकालना है? मोल की संख्या। तो बताओ बाबू रे, विलय के मोल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? विलय के मोल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? तो विलय के मोल की संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे, याद है मोल की संख्या कैसे निकालते थे हम लोग? दिया गया द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान, है ना। तो बताओ दिया गया द्रव्यमान कितना है इसका बाबू रे? 50 है। और मोलर द्रव्यमान CaCO3 का कितना होता है? 100, है ना, ग्राम पर मोल। अब तो हम लोग इसमें मास्टर्स कर लिए हैं, मोल की संख्या तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। 50 दूनी 100, 1/2 यानी कितना बाबू रे? 0.5 मोल। डन। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई?
ग्राम प्रति लीटर समझने में किन्हीं भाइयों एवं बहनों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हाँ, जल्दी बताइए, आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, वेरी गुड। हमें उम्मीद है, आशा है आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, और आप सीख भी रहे हैं। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? हाँ, चलिए, तो ऐसे ही आप साथ बने रहिए, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और हम लोग क्वेश्चंस को करते रहेंगे, है ना। तो चलो, ग्राम प्रति लीटर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, दूसरा, ग्राम प्रति लीटर के बाद हम लोग अब पढ़ते हैं प्रतिशत W/W। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू रे? प्रतिशत W/W। आओ देखते हैं। देखो बुआ, प्रतिशत W/W का मतलब हुआ यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट। अब यहाँ पे 2 वेट, तो एक वेट किसका होता है बाबू रे, पता है? 2 वेट। एक वेट होता है मास ऑफ, वेट कर लो या मास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट, और एक होता है मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या होते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, हैं? तो प्रतिशत द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान में एक होता है विलय का द्रव्यमान, और एक होता है विलयन का द्रव्यमान। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते हैं, विलय का द्रव्यमान प्लस विलयन का द्रव्यमान, सॉरी, विलायक का द्रव्यमान, इसका कुल योग करेंगे तो किसके बराबर आएगा बाबू रे? विलयन के द्रव्यमान के योग के बराबर आएगा। ठीक है, ये चीज़ रहा। ओके, आओ अब समझते हैं। तो अगर आपको कहीं पे ये लिखा हुआ मिले कि x प्रतिशत W/W, मान लो CaCO3 है, तो इसका मतलब क्या समझोगे? तो सबसे पहले जैसे ही प्रतिशत लगा तो हम लोग समझेंगे कि बिलियन हमारा कितना ग्राम बना है। परसेंटेज लगा मतलब बिलियन कितना ग्राम बना है? 100 ग्राम। सबसे पहला चीज़ हम लोग के दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, कि परसेंटेज है मतलब बिलियन कितना बना होगा? 100 ग्राम। बिलियन का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम, और 100 ग्राम बिलियन में कुछ विलय उपस्थित होंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बिलियन बना ना बाबू रे, बिलियन का द्रव्यमान ये 100 ग्राम बिलियन बना। पहले तो इस चीज़ को लिख लो। और 100 ग्राम बिलियन में कुछ विलय भी होंगे, तो विलय ये जो वैल्यू है ना x ग्राम, यही होंगे। यानी इसमें क्या है कि x ग्राम विलय है। तो यानी हम अगर यहाँ से इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो यानी इसका मतलब तो हम ये लिख सकते हैं कि x ग्राम CaCO3 कितना में उपस्थित है बाबू रे? 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है या घुलनशील है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो हो सके कि अगर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए
कि यदि किसी बिलियन का सांद्रण कितना है तो 10% W/W यूरिया है, NH2CO NH2 है। तो बताओ इसका मतलब तुम क्या समझोगे, बोलो। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि परसेंटेज W/W है तो बिलियन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, और विलय का द्रव्यमान कितना है 10% यानी 10 ग्राम। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम यूरिया कितना में उपस्थित है बाबू रे, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, बिलियन में उपस्थित है। बोलो बात समझ में आया। अच्छा, अगर हम यहीं पे पूछे बताओ कि विलय और विलायक का द्रव्यमान कितना था, क्या कहोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। हम लोग तो ये पढ़े ही हैं कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलय और विलायक के द्रव्यमान का योग किसके बराबर आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बिलियन के द्रव्यमान के बराबर आता है। तो सॉल्यूट यानी विलय, विलय कितना है बाबू रे 10 ग्राम है। अच्छा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या है बाबू रे यहाँ पे, तो नहीं पता, निकालना है तो हम इसको रहने देते हैं ऐसे ही, मास ऑफ सॉल्वेंट को मास ऑफ सॉल्वेंट ही लिख दो, है ना। और मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है, कितना ग्राम बन रहा है बिलियन, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम। तो बताओ यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया बाबू रे, बोलो। विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया, तो इधर प्लस में था इधर माइनस में, तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 90 ग्राम। अब 90 ग्राम विलायक कौन होगा, क्या जल होगा, है ना। तो यहाँ पर हम जल नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये स्पष्ट नहीं किया है कि विलयन की प्रकृति कैसी है। अगर यहाँ पर विलयन की प्रकृति जलीय होती, जलीय यानी कि एक्वस सॉल्यूशन होते, तो हम बोल देते कि 90 ग्राम वाटर है, और नहीं दे रखेगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ओके है, चलिए, तो ये रहा आपका परसेंटेज W/W। तो अब अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे कि बताओ कि प्रतिशत W/W क्या है, तो आप क्या कहोगे, तो बताओ तो ये क्या है, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये क्या लिखा है आपने, ये क्या है, विलय का द्रव्यमान, और ये किसका द्रव्यमान है, बिलियन का द्रव्यमान। तो कितना ग्राम बिलियन बन रहा है, 100 ग्राम बिलियन बन रहा है, उसमें कुछ क्या उपस्थित है, विलय उपस्थित है। तो हम लोग अगर यहाँ से डेफिनेशन लिखना चाहे परसेंटेज W/W का, तो क्या लिखेंगे बाबू रे, ध्यान से सुनना कि क्या कहते हैं, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा या विलय का द्रव्यमान, विलय की मात्रा ग्राम में, किसमें बाबू रे, ग्राम में क्या कहलाता है, प्रतिशत W/W कहलाता है। बताइए क्या आपको इतना बात अच्छे से समझ में आया, किन्हीं को कोई दिक्कत, हाँ नहीं। तो ये था आपका परसेंटेज W/W। ओके, हाँ चलो वेरी गुड। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज W/V। ठीक है, तो देखो क्या होता है प्रतिशत W/V। परसेंटेज W/V, ठीक है। तो देखो परसेंटेज W/V में W क्या होता है, W होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलय की मात्रा, और V क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जनरली हम लोग किस में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम लोग बोले कि प्रतिशत W है तो द्रव्यमान बट्टे आयतन में क्या होते हैं, तो क्या कहेंगे, द्रव्यमान क्या है, किसका द्रव्यमान है, ये विलय का है ना, और ये किसका आयतन है, ये बिलियन का आयतन है। ओके, तो बतलाओ हमको कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर हमको कभी कहीं पे लिखा हुआ मिले लेट कि प्रतिशत कितना, x प्रतिशत
W/V क्या, तो मान लो H2SO4, X% W/V H2SO4, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे बाबू रे, तो जैसे हम लोग इसे पहले में देखे कि परसेंटेज W/W था तो प्रतिशत था, तो बिलियन कितना का, बिलियन का द्रव्यमान कितना था 100 ग्राम, यहाँ पर भी प्रतिशत है, बस आयतन है तो कितना हो जाएगा 100 ml। ओके, तो बताओ हम लोग यहाँ पर कहेंगे, इतना तो हमको पता चला कि बिलियन का आयतन कितना है हमारे पास, बिलियन का आयतन कितना है बाबू रे 100 ml। ओके, चलो अब बताओ कि बिलियन का विलय का द्रव्यमान, तो इसमें कितना द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान, तो ये X% यानी कि X ग्राम, तो हम लोग इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं बाबू रे, हम लोग इसका मतलब लिख सकते हैं कि X ग्राम H2SO4 जो है, X ग्राम H2SO4 कितना में है, तो 100 ml बिलियन में घुलनशील है, 100 ml बिलियन में क्या है बाबू रे, घुलनशील है। आई बात समझ में, हाँ। जैसे कि अगर आपको कभी लिखा हुआ मिल जाए कि यदि किसी बिलियन का सांद्रण 49% W/V H2SO4 है, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे, जैसे ही W/V नज़र आया आप समझ जाएंगे कि 49% यानी कि 49 ग्राम क्या होंगे H2SO4, और एक इसमें डिजॉल्व होंगे, परसेंटेज W/V है तो 100 ml बिलियन में घुलनशील है, 100 ml बिलियन में उपस्थित है या घुलनशील है, जो लिखना है आप लिख लो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, चलो अब आगे सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर इसी के जगह पे बोल देता कि यदि किसी बिलियन का सांद्रण 49% W/V H2SO4 एक्वस है ना, यानी एक्वस सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, इफ द कंसंट्रेशन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्वस, है ना। अगर ये बोल देता है कि बिलियन की जो प्रकृति है वो क्या है, जलीय है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 100 ml जलीय बिलियन में घुलनशील है। ओके, तो चलो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। बताओ डेफिनेशन क्या होगा प्रतिशत W/V का, तो देखो तो ये क्या दे रखा है बाबू रे, ये जो आपको दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, X ग्राम H2SO4 क्या है, विलय का द्रव्यमान हो गया ना, और ये क्या हो गया, बिलियन का आयतन हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, विलय का द्रव्यमान, और ये क्या हो गया बाबू रे, बिलियन का आयतन, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन बताओ, परसेंटेज W/V का डेफिनेशन क्या होगा, क्या लिखेंगे, तो 100 ml बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा ग्राम में क्या कहलाती है बाबू रे, बोलो, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में क्या कहलाती है, प्रतिशत W/V कहलाती है या कहते हैं। ओके डन, बताइए क्या आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत, ये बातें आपको समझ में आई। तो ये था आपका एक परसेंटेज W/W और एक परसेंटेज W/V, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए, अगर आप इसका मतलब ही नहीं समझते हैं तो आगे क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। हाँ चलो एक लास्ट देख लेते हैं, तो लास्ट क्या हम यहीं पे देख लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ppm, क्या कहते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। तो बोलो पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं बाबू रे, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, ठीक है। तो इसका एक बड़ा सिंपल सी मतलब हम लोग कहते हैं कि अगर हमको कोई बोल दे कि बताओ x ppm NaCl, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम लोग लिखते हैं कि कितना ग्राम NaCl होगा, x ग्राम NaCl जो है वो कितना में है, तो 1 मिलियन यानी कि कितना 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में घुलनशील है, तो x ग्राम NaCl 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन में,
6 ग्राम बिलियन में क्या है, उपस्थित है। आई बात समझ में? तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिख देंगे यहाँ से बताओ? तो बड़ा सिंपल सा कि 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसमें, ग्राम में क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। हमें उम्मीद है, भरोसा है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किन्हीं को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे तो हम लोग केमिकल यूनिट को करेंगे, और केमिकल यूनिट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, हाँ, बहुत अच्छे से सीखेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।